नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम विद्यासागर अकेडमी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो इंटर और नीट लेवल तक आईआईटी जी में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विगत वर्षों में इस सेशन से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आगे आइए देखते हैं बिना विलंब किए हुए। यहाँ आज हम बताएंगे आपको बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट का नाम क्यों पड़ा? कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट वायोट और फ्लक्स सर्विट, इन दोनों के सरनेम से इसका नाम दे दिया गया बायो-सावर्ट नियम। कुछ बच्चे नाम से सेंस लगाते हैं, नाम से सेंस का कोई मतलब नहीं है, ये नाम इनके सरनेमों का कॉम्बिनेशन है जहां इन दोनों साइंटिस्टों ने काम किया। अब देखते हैं कि बायो-सावर्ट नियम की क्या जरूरत पड़ गई और क्या भूमिका निभाता है, क्या रोल प्ले करता है फिजिक्स में, ये देखते हैं। यहाँ देखिएगा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट नियम का प्रयोग किया गया। यह बहुत अपन सब लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, जैसे हमने विगत पीछे वीडियो में कुंडली से समझाया था कि जब भी किसी या कुंडली हो या कोई तार हो चालक, उसमें आप करंट को फ्लो करिएगा तो उस करंट उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इन दो साइंटिस्टों ने पहल की और अपने नाम से थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम पड़ा बायो-सावर्ट। तो आइए करते हैं इस विषय पर चर्चा कि आखिर उसके कैसे इन लोगों ने उसको मेजर किया और कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और क्या इफेक्ट होता है। तो देखिएगा, किसी चालक के बहुत छोटे, अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। यहां पर यह बायो-सावर्ट का एक फॉर्मूला है जो बेसिक तौर पर इसको यूज किया जाता है। आइए बात करते हैं प्रैक्टिकली रूप से कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ और कैसे उस तार में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देखिएगा, मैंने मानो एक कंडक्टर तार लिया, ये आपका तार है, ये वायर है, ये चालक है। इसके अंदर मैंने आई करंट फ्लो कर दिया, तार के अंदर क्या कर दिया? आई करंट फ्लो कर दिया। अब तार में जैसे मैंने आई करंट फ्लो किया, क्या कलर कम दिख रहा है, चलो चेंज करते हैं। इसके अंदर आई हमने करंट फ्लो किया, जैसे ही हमने आई करंट फ्लो किया तो इस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। मान लो मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर फाइंड करना चाहता हूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहता हूं कि आखिर कितना यहां पर फील्ड जनरेट हुआ। ये बात कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए कितना जनरेट हुआ है,
किस डायरेक्शन पर कितना जनरेट होगा, इन सारे फिनोमेना पे एनालिसिस करने के लिए इस बायो-सावर्ट नियम का यूज हुआ। तो हमने मान लो ये पॉइंट मान लिया P, यहां से हमने एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर कहेंगे और इसको एक दूरी दे दी R। ठीक, अब हम एक बात और जानते हैं कि अगर मैं ये पॉइंट इस लाइन पे लेता तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होता। क्यों? कि जब हम किसी लूप में करंट को फ्लो करते हैं तो इस लूप की परिधि पे तो चार्ज होता है, लेकिन अंदर करंट इसका 0 होता है। तो इसलिए अगर मैं इस पॉइंट की डायरेक्शन अगर इस लाइन पे लेता हूं तो यहां करंट 0 होगा। कहने का मतलब अगर मैं यहां लूं तो करंट 0 होगा और यहां लूं तब भी करंट 0 होगा, चाहे ऊपर लूं इसके, चाहे यहां पर नीचे साइड में। जहां पर इसका पॉइंट लिया जाएगा इस पे, इन दोनों स्थिति पे यहां पर करंट 0 होगा। लेकिन यहां पर जो हमने ये चालक तार और डायरेक्शन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? एंगल थीटा मान लिया। यानी थीटा एंगल पर हमने एक पॉइंट लिया, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है। अब सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया इसको, तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इज द 0, क्योंकि भाई मैंने इसकी वैल्यू, और अगर मैंने यहां लिया तब भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। ठीक, ये बात कॉन्सेप्चुअल है कि इस तार पे अगर मैं करंट को नापता हूं तो करंट क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। जब 0 निकलेगा तो मुझे ऐसी चीज की जरूरत होगी, मैथमेटिकल रूप में ऐसी चीज होनी चाहिए कि यहां पर और यहां पर ये 0 दिखाई, यहां पर और यहां पर ये 0 दिखाई। साइन लूं, कॉस लूं, टेन लूं, कॉट लूं, सेक लूं, कोसेक लूं, क्या लूं। तो मैंने जब एनालिसिस में देखा तो साइन एक ऐसा फैक्टर है कि यहां पर भी वैल्यू को 0 दिखाएगा और यहां पर भी वैल्यू को 0 दिखाएगा। लेकिन अगर मैं 90 अंश पे देखूं तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि लूप के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है और लूप के इंटरनली पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, या उसके अक्ष के समांतर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और लूप के चारों तरफ सबसे अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि लाइन ये टेढ़ी ना होके अगर मैं सीधी लूं, 90 अंश का एंगल हो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा। तो मुझे उस वेरिएंट की जरूरत है जो 90 अंश पे सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाए और 0 और 180 पे 0 दिखाई। तो वो एक वेरिएंट है साइन। अगर साइन थीटा अगर 0 की वैल्यू साइन थीटा में अगर 0 की वैल्यू देखी जाए तो 0 होगी, और 180 की वैल्यू देखी जाए तब भी 0 होगी, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर अधिकतम होगी। तो मैंने इस फॉर्मूले में, इसलिए समझे मेरी बात को, तो साइन कहां से आया? यहां से इनने साइन को कर लिया। अब हम यहाँ फॉर्मूला को वेरीफाई पहले कर रहे हैं, फॉर्मूला आया कैसे। ठीक, तो यहां से हमारा कंफर्म हुआ कि वेरिएंट साइन आ गया। अब बात आती है डीएल की। डीएल क्या है? हमने पूरे वायर में एक साथ मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देखा, हमने वायर की छोटी सी स्ट्रिप ली, यहां तक वायर की जो लेंथ मैंने डीएल मान ली, छोटी दूरी मान ली। इसके मिडिल पॉइंट पे मैंने ये यहां पर डायरेक्शनल वेक्टर को ले लिया जहां मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता। अब मेरी बात जो चली, तो थोड़ी सी जो स्ट्रिप ली, इसकी वजह से वेरिएंट ये वेक्टर आ गया डीएल। ठीक,
करंट आपको पता ही है, जो इसके अंदर जो दे रहे हैं वो करंट है आई। ठीक, करंट आई है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमने मान ली आर, वो ये आर है। ठीक, सारे वेक्टर आपको पता पड़ गए। ये एंगल है साइन थीटा इसलिए लिया मैंने, ये आपको बताया। डीआर स्ट्रिप की दूरी है, आई इसके अंदर फ्लो करंट है और आर यहां से यहां तक की दूरी है। अब एक समस्या और आती है, यहां मान लो मैंने डीवी मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका डीवी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया कि डीवी के प्रोपोर्शनल आई होता है, डीवी के प्रोपोर्शनल डीएल होता है, डीवी के प्रोपोर्शनल आपका साइन थीटा होगा, सॉरी प्रोपोर्शनल के चल रहा होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक, और डीवी के प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। जब ये सारी चीजों के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जो फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ डीवी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। लेकिन जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है μ0/4π। जब ये साइन हटाया तो dv = रखा तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ी μ0/4π आई dl साइन थीटा अपॉन r²। आ गया वही, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 10⁻⁻⁷। ठीक, ये बायो सॉल्वेंट की कांस्टेंट है। इसका एनालिसिस हो गया आपका। अब यहां देखिएगा डीवी एक सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र है, μ0 निर्वात में चुंबकीय परागम्यता है, आई वैद्युत धारा है, डीएल एक तत्व धारा तत्व है जहां पर हम करंट को फ्लो करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। एक साथ हमने इसलिए नहीं लिया कि मान लो 100 मीटर लंबा तार है, आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए कहां से एरिया लाओगे? तो हम पहले छोटा ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। आर यहाँ पर दूरी है और थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल है। एट दिस क्लियर, देखिएगा आगे क्या होता है इसमें। तो इसके माध्यम से आप मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बायो सावर्ट का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूटन का नियम है वो दोनों चीजों में इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है। जैसे हम के थीटा अपॉन r², और यहां पर हो गया ये, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तब के लिए फॉर्मूला होता है, और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो इसमें सिमिलरिटी ये है कि यहां पर भी आर के वो होता है प्रोपोर्शनली, इसको आप एंटी प्रोपोर्शनल कहेंगे, और ये भी आर के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो एक तो सिमिलरिटी इसमें ये हो गई। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इसके अंदर भी लगती है और सुपरपोजिशन इसके अंदर भी लगती है। तो सुपरपोजिशन क्या है, मान लो मेरे पास बहुत सारे तार हैं, उनका मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हर तार का अलग अलग निकालूंगा, बाद में इसका एडिशन कर दूंगा, फाइनलाइज निकल आएगा टोटल। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे। कुंडली थी इसके अंदर, कुंडलियों में अलग अलग निकाल लो, निकालने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका फाइनल निकल आएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगानी है,
लिमिट इस तार के आकृति के हिसाब से लगेगी। तो इसलिए इन दोनों में सिमिलरिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के फॉर्मूले में और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के फॉर्मूले में। इसके बाद इसके अंदर ये सिमिलरिटी हुई। अब इसके बाद जो इसमें वेरिएंट भी है, दोनों में डिसिमिलरिटी भी है। डिसिमिलरिटी क्या है कि ये फॉर्मूला थीटा पे डिपेंड करता है, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता। आपने किसी वायर के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी थीटा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वायो सेवर्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो थीटा इन्वॉल्व है। आपने ये तार यहाँ दिया है, जैसे जैसे थीटा को आप कम करोगे या ज्यादा करोगे, जब थीटा की वैल्यू चेंज होगी, दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये इन दोनों में डिसिमिलरिटी है। कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है नीट में कि वायो सेवर्ट का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के नियम में दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो ये हमारी सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी भी है। अब देखते हैं आगे स्लाइड में। धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा यहां पर क्या है कि वृत्ताकार लूप लिया है, लूप का मतलब कुंडली ली है। ये लूप का मतलब क्या लिया है, कुंडली ली है। अब यहां कह रहा है जब वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, इस कुंडली में मैंने करंट प्रवाहित कर दिया आई। क्या प्रवाहित कर दिया, आई। क्या समझ में आ रहा है, आई प्रवाहित कर दिया। तो उसके कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसके कुंडली के अंदर करंट किया, ये कुंडली यूं रखी है, यूं करके, अभी ये बोर्ड है इसलिए आपको दिख रही है, यूं रखी है। जब ये कुंडली यूं रखी है तो इस पे एक अक्ष पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये पॉइंट मान लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। ठीक है साहब, इस मान बायो सेवर्ट के नियम से निकाला जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हम बायो सेवर्ट के नियम से निकालेंगे। तो यहां पर बायो सेवर्ट के नियम में थोड़ी सी तब्दीली हुई। क्या तब्दीली हुई कि यहां पर जो कैपिटल आर है वो कुंडली की रेडियस है। आई देखो उस वहां पर एक वायर था और यहां पर एक कुंडली ले ली है, बात वही है। यहां पर करंट इस कुंडली के अंदर आई करंट हमने फ्लो कर दिया, म्यू नॉट परावैद्युतांक है वो ये आ गया। अब इसके अंदर आर क्या है, यहां से यहां तक की दूरी आर होगी। ठीक, जब ये आर होगी और यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, जब मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक की दूरी मैंने एक्स मान ली कि नहीं। जब यहां से टोटल मुझे दूरी की जरूरत पड़ेगी तो इस चीजों को मैंने ऐड कर दिया एक्स। अब स्क्वायर ऑलरेडी लगता है तो मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा लिया और इसकी पावर हो गई 3/2। यानी ये जो फॉर्मूला है, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके एक एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कई चीजों पे निर्भर करेगा। इसके अंदर जो वेरिएबल फैक्टर है वो कुंडली से एक्स दूरी भी है। अगर इसको आप कम ज्यादा करोगे तो इसकी वैल्यू पे फर्क आएगा। आर को कम ज्यादा करोगे कुंडली की रेडियस, तब भी इस पर फर्क आएगा। करंट को करोगे तब भी फर्क आएगा। तो दैट मीन्स करंट और उसकी रेडियस पर डायरेक्टली डिपेंड होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए हमारे दो रूल हैं, एक राइट हैंड थंब रूल और एक लेफ्ट हैंड।
तो अभी बात करेंगे हम राइट हैंड की, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये नियम क्या कहता है, बहुत बेसिक तरीकों से पढ़ते आए हैं इसे, कि यह नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी दिशा बताने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, जब आपने एक चालक तार में करंट को फ्लो कर दिया, जब करंट को फ्लो कर दिया तो दिस इज कंफर्म कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। इसे डायरेक्शन को देखने के लिए एक हमने नियम बनाया, राइट हैंड नियम, अंगूठे का नियम। अंगूठे का नियम यह है कि दाएं हाथ, इसमें देखिए यह नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए प्रयोग होता है। यदि आप दाएं हाथ का मतलब सीधा हाथ से किसी सीधे चालक को ऐसे पकड़ लें, कैसे पकड़ लें? ऐसे। मान लो ये चालक तार है, चालक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया तो क्या कहेगा? अंगूठा धारा करंट की दिशा बना। जैसे मैं इस चालक तार को यूं पकड़ के खींचा, यूं करके, यूं देखो अंगूठा दिख रहा है, तो ये अंगूठा मेरी धारा की दिशा बता रहा है, यानी करंट की दिशा कौन बता रहा है? अंगूठा बता रहा है। और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे ही मैंने ऐसे कहा तो इधर तो मेरा करंट जा रहा है और इधर मेरा चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें दो प्रकार से है। देखो इसमें दिखा रहा है, यूं पकड़ा तो ये आपका करंट है और यूं करके गया तो देखो यहां से तो अंगुली जा रही है, जो जा रही है तो नेगेटिव है और निकल के आ रही है तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगा तो इस साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव, क्योंकि इधर से उंगली जा रही है और इधर से उंगली आ रही है। और अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? करंट की। तो कहने का मतलब ये करंट की डायरेक्शन बताएगा और अंगुली जब यूं जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है और अंगुली निकल के आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव है। जो हाई स्कूल में या इंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं फिर से समझिए, हमने यूं तार पकड़ा तो दिस इज द करंट डायरेक्शन और अंदर हाथ गया तो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड और बाहर निकल गया तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही ये है आपका ठीक है। तो ये आपका, अब ऐसे ही देखो ये है, यहां पर ये स्थिति, यहां पर जैसे हमने ये समझो मान लो स्टिक पकड़ ली हमने, अब यूं पकड़ी तो ये करंट की दिशा हो गई और यूं करके मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जा रहा है इधर से वो नेगेटिव और निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव। तो कहने का मतलब अगर इसके इसमें देखा जाए तो इधर भी माइनस है इधर पॉजिटिव। समझ में आया? इसको कहते हैं अंगूठे का, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट देखिएगा, लेफ्ट हैंड रूल क्या है? बाएं हाथ के अंगूठे का रूल। जब हमने राइट हैंड रूल से देख ही लिया तो लेफ्ट हैंड की जरूरत क्या पड़ गई? अब लेफ्ट हैंड की क्यों जरूरत पड़ी वो हम बता रहे हैं आपको। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या था कि यह नियम मोटर पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अब एक चीज और ध्यान रख लीजिए, जो राइट हैंड था वो हमने मैग्नेटिक फील्ड और करंट को फाइंड करने के लिए किया और लेफ्ट हैंड है वो मोटर पे बल लग रहा है ना। अब यहां मोटर बीच में कहां से आ गई? अभी तक तो हम लूप की और तार की बात कर रहे थे, अब मोटर और बीच में आ गई मान लीजिए। तो देखिएगा, क्योंकि जब हम मोटर कैसे घूमती है, मोटर के अंदर जो आप मोटर यूज करते हो क्यों घूमती है? उसके अंदर एक स्टेटस होता है और एक आर्मेचर होता है और रोटर होता है। रोटर और आर्मेचर उसके अंदर होता है। तो जैसे ही हम उस जो हम कहते हैं कि मोटर फूक गई तो उसके अंदर वाइंडिंग होती है चाल, उसमें जैसे ही हमने करंट फ्लो किया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा उस आर्मेचर के चारों तरफ। तो उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है लोटनी पर। कैसे लगाएगा? कि ऐसे करके और ऐसे करके। तो जैसे ही उसमें फोर्स आया तो फोर्स उस शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करता है। तो पहला फोर्स यूं लगा, शाफ्ट उसने घुमा के मान लो यहां तक कर दी,
तुरंत इस वाले फोर्स ने पकड़ लिया, उसने घुमा के और आगे कर दी, और ये वाला लग गया तो उसने और आगे कर दी। इसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड उसमें ऐसा फोर्स लगाता है कि वो एक रोटेशन बन जाता है और मोटर हमारी घूमने लगती है। एक छोटी सी बात और बताऊं मैं तुम्हें कि 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड, लेकिन 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। वो 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड और सिंगल फेज मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टेड। क्या मतलब है? जो हमारी बड़ी बड़ी मोटर हैं, चक्की या जो भी है, जो भारी उसमें यूज की जाती हैं, उसके अंदर कभी तुमने वो नहीं देखा होगा, अरे उसे कंडेंसर, जबकि छोटी मोटरों में कंडेंसर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि वो जो कंडेंसर है, जब हम सिंगल फेज की मोटर होती है तो एक उसमें अर्थ होता है, एक उसमें करंट होता है। तो उसने क्या किया कि आपको यहां ढकेल दिया और यहां ढकेल दिया, लेकिन जो गैपिंग कौन पूरी करेगा? तो शुरुआत में क्या करता है? जो कैपेसिटर होता है, जैसे ही हमने उसे करंट में दिया तो अपने अंदर वो बहुत पावर करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही हम चटकनी दबाएंगे तो एकदम झटके से इसको यहां से लेके यहां तक को कवर करा देगा, फिर वो उसका रोटेशन बन जाता है और कंडेंसर का काम खत्म हो जाता है। अगर आप पंखे से, चलते हुए पंखे पे अगर कंडेंसर को काट लें तो पंखा आपका बंद नहीं होगा। क्यों? कि वो उसका रोटेशन बना हुआ है, बंद होने के बाद फिर चालू नहीं होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो, तो इसी फोर्स को, जो फोर्स उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड के रूल का नियम का हमने पालन किया। अब वो क्या बताएगा, देखिएगा। यूं पकड़ो, देखो इसके अंदर 3 चीजें हैं। ये अंगूठा है, ये अंगुली है, इसे तर्जनी अंगुली कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जनी। अब देखिएगा, जैसे पकड़े वैसे मैंने पकड़ लिया, तो ये अंगूठा है ना, ये कितना फोर्स लग रहा है मूवमेंट में। जब ये अंगूठा फोर्स मूवमेंट में लग रहा है, उस मूवमेंट वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा अंगूठा, और ये अंगुली बताएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये अंगुली बताएगी हमारी करंट। क्यों? कि उसके अंदर तीनों चीजें हैं, उसके अंदर तीनों चीजें हैं, करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और आपका फोर्स भी है। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। सपोज करो मेरे पास ये स्टिक है, ये अंगूठे की डायरेक्शन है, ठीक। अब देखिएगा, ये तो हो गया करंट, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और वो सॉरी, ये हो गया फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया करंट। अब जैसे ही मैंने इसमें करंट दूंगा तो ये आपका यूं करके घुमा देगा फोर्स। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जो अंगूठा है वो फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, कितने फोर्स से मोटर घूम रही है, करंट उसमें, और ये आपका कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, कितना नहीं सॉरी किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन बताएगी, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी, लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा फोर्स की दिशा, पास वाली अंगुली मैग्नेटिक की दिशा, और तर्जनी अंगुली आपकी करंट की दिशा। 3 बात समझनी चाहिए आपका लग, क्योंकि जहां बच्चा कंफ्यूज होता है इसी पॉइंट पे, यहां लिखा भी है तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, मध्य अंगुली धारा, क्योंकि मध्य में देखो 5 होती है ना, तो 2 ऊपर हो गई, 2 नीचे हो गई, ये मध्य में पड़ गई, इसे मध्य अंगुली बोलते हैं, इसे तर्जनी अंगुली बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा अंगूठे के साथ ही काम करती है, ठीक। और ये अंगूठा होगा जो बल की दिशा बताएगा, जो मोटर में प्रयोग की जाती है, क्योंकि मोटर के अंदर जब भी मोटर हमारी मूवमेंट करती है तो वहां ये तीनों चीजें रहती है। आप ध्यान में आया, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका फोर्स की बात कर रहा है, और जो आपका राइट हैंड है वो आपके करंट के डायरेक्शन की बात कर रहा है। यानी पूरे इस लेक्चर के दौरान हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इन चीजों का प्रयोग किया। करंट को हमने अपने पिछले विगत लेक्चरों में हमने करंट की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सेशन हमने बड़ा आपको एक्सपेरिमेंटली इसको यूज कराया।
आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो आपके छोटे बहन भाई नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल में है, तो आप उनका सहयोग करिएगा। मेरा ये चैनल है गौतम विद्यासार एकेडमी, इसके अंदर फिजिक्स के 100+ वीडियो पड़े हुए हैं, पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस पे होंगे। और अगर किसी भी को आप किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7500107951 पर आप अपना टॉपिक का नाम और अपना टॉपिक का नाम लिख के भेजिएगा। आपको विदिन 24 घंटे के अंदर एक और कॉन्सेप्चुअल तरीके से उसका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। और मैं आपसे छोटी सी शुभेच्छा चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपकी मैं थोड़ा सा प्रयास मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा और मैं इसी प्रकार से आपके लिए सेवा में काम करते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।